केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़े क्वेश्चन आंसर। मेरा आज का वीडियो थोड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको उन क्वेश्चन आंसर के जवाब देने वाला हूं जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है और आपको उन क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो देखिए, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग 30 क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किए हैं जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। मुझे इस नंबर पे कॉल किया जाता है और मुझसे पूछा जाता है इस बारे में। तो उन सभी क्वेश्चन आंसर की लिस्ट मैं आपको आगे देने वाला हूं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी दूंगा और उनके आंसर भी दूंगा। अगर आपको देखिए केदारनाथ से जुड़ा कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नॉर्मल मेरे इस चैनल पे आइए और यहाँ सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको केवल यहाँ केदारनाथ सर्च करना है। यहाँ देखिए मैंने केदारनाथ सर्च किया है। केदारनाथ से जुड़ा हर वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, चाहे वो ई पास का हो, चाहे वो घोड़े की पालकी का हो, चाहे वो दर्शन के लिए टोकन का हो, या फिर मंदिर के गेट कितने बजे बंद होते हैं। ठीक है, उसके बाद यात्रा ट्रिप मैंने आपको पूरा बता रखा है किस तरह आप अपनी यात्रा की ट्रिप बना सकते हैं, और वीआईपी दर्शन का बता रखा है, और साथ ही साथ कपाट खुलने की डेट और बंद होने की डेट बता रखी है। हेलीकॉप्टर का टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं ये सब बता रखा है, और जो भी इनके नए अपडेट आते हैं वो सब मैंने देखिए इसमें बता रखा है। मतलब आपको हर चीज़ मिलेगी, रूम की बुकिंग मिलेगी, बस की बुकिंग मिलेगी, नाइट स्टे वाला टिकट कैसे बुक करना है आपको ये भी पता चलेगा, और देन मौसम का हाल कैसा रहता है केदारनाथ धाम में, वो सब चीज़ें आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ पंजीकरण है, अगर आप पंजीकरण कराना चाहते हैं वो सब चीज़ें भी आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बुकिंग पेमेंट देखना चाहते हैं कि किस तरह की बुकिंग पेमेंट के उसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग में होती है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी केदारनाथ धाम से जुड़ा आपको हर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंसर आप उसके प्राप्त करना चाहते हैं, तो चलिए अब मैं आपको उन क्वेश्चन आंसर के बारे में बताता हूँ जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में देने वाला हूँ उसकी एक टाइमिंग के हिसाब से लिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और वहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं। आप चाहें तो सीधा वहाँ क्लिक करके उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ जाने का सही समय कौन सा है जिसमें हमें भीड़ कम मिले और दर्शन भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अगर आप भीड़ कम चाहते हैं और चाहते हैं आपको दर्शन अच्छे से हो जाए तो जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है वो सबसे बेस्ट होता है यात्रा के लिए। मैं खुद अपनी यात्रा अक्टूबर के महीने में करता हूँ। मई जून का महीना ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में होती है, लेकिन जून के लास्ट में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो जुलाई अगस्त 2 ऐसे महीने होते हैं जहाँ वहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं, यानी भीड़ ना के बराबर होती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जगह जगह पहाड़ टूटते रहते हैं। तो हमको जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि जो केदारनाथ धाम है वहाँ हमको अच्छे से दर्शन होते हैं, लेकिन जाने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो आपको वहाँ भीड़ भी कम मिलेगी और आपको दर्शन भी अच्छे से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या मुझे यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा? यस, आप किसी भी टाइम यात्रा पर आएँ आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुका हूँ, और स्टार्टिंग मैंने आपको अपने सब वीडियो दिखा दिए हैं। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको मेरी वीडियो की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिससे मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ आके भी कर सकते हैं। वैसे तो आप स्लॉट की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना प्लान बना रहे हैं तो आप ऑनलाइन करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या केदारनाथ में मुझे स्नोफॉल देखने को मिलेगी? ऐसा क्वेश्चन पता है कौन पूछता है? ऐसा क्वेश्चन केवल वही लोग पूछते हैं जिन्हें भोलेनाथ के दर्शन से कोई मतलब नहीं होता। वो केवल एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनको केवल बर्फ़ देखनी है और कुछ नहीं देखना। अरे भाई, तुम दर्शन करने जा रहे हो तो भोलेनाथ के दर्शन करिए। स्नोफॉल अगर आपको देखनी है तो और भी जगह है स्नोफॉल देखने की, कोई केदारनाथ स्नोफॉल देखने की जगह नहीं है। आप चाहें तो मनाली चले जाएँ या बहुत सी जगह जहाँ स्नोफॉल हो जाती है, लेकिन अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो मन में बस एक ही श्रद्धा रखिए कि हमको केवल भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। स्नोफॉल जो होती है वो अधिकतर अक्टूबर के महीने में जब इनके कपाट बंद होने का टाइम होता है तब होती है, लेकिन हम बेसिकली वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। हमें स्नोफॉल से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो आप किसी और जगह जा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं देश के इस राज्य से बोल रहा हूँ, मुझे यात्रा शुरू करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मेरे पास ऐसी बहुत सी कॉल आती है कि सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, अपनी यात्रा कैसे शुरू करो, कहाँ आना पड़ेगा? तो देखिए, हरिद्वार या
ऋषिकेश। आप कहीं भी आ सकते हैं। वैसे सबसे पहला पड़ाव हरिद्वार ही पड़ता है। लोग हरिद्वार आके गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी है वो 28 से 30 किलोमीटर है। तो पहले आपका हरिद्वार ही पड़ता है, बाद में आपका ऋषिकेश पड़ता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी ट्रेन या बस है वो हरिद्वार में ही आएगी, तो आप हरिद्वार आके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे बस की बुकिंग पहले से ही करनी पड़ेगी? यस, आप पहले से करके रखिए। अब देखिए, मैं आपको अपना बताता हूँ। मेरा जो प्लान होता है वो हर साल अक्टूबर का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं जो अपनी बस की बुकिंग है 1-2 महीने पहले ही कर लेता हूँ। हालांकि जो ऑनलाइन टिकट है थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन हमारी सीट कंफर्म हो जाती है। अगर आप यहाँ आके टिकट बुक करेंगे तो जो भी वो सीट देंगे वहीं आपको फिर बैठना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ के भी कर सकते हैं, यहाँ के थोड़ा आपको प्राइस कम मिल जाता है। तो बस की बुकिंग कैसे की जाती है इससे जुड़ा वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुका हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे मेरे वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार से बस कितने बजे निकलती है और कितने बजे अपने स्थान तक पहुँचती है? तो देखिए, हरिद्वार से जो बस निकलती है वो निकलती है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए। जो बस निकलती है, एक बस है 4 बजे की, एक बस है 5 बजे की और एक बस है आपकी 9 बजे की। जो आपकी 4 बजे वाली बस है वो आपको लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचाएगी। जो 5 बजे वाली बस है मॉर्निंग है वो भी आपको 3 बजे के आसपास पहुंचाएगी, लेकिन जो 9 बजे वाली बस है वो आपको लेट नाइट पहुंचाएगी। मैं आपको रेड बस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके इनका टाइम भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे सितंबर की मैंने बस सर्च की है तो फिलहाल मुझे 3 बस दिखा रहा है, जो कि सुबह 5 बजे की है जो कि आपको 3 बजे उतारेगी, और ये भी 9 बजे वाली बस है जो कि आपको शाम को 7 बजे उतारेगी, और ये भी 5 बजे वाली बस है जो कि आपको 3 बजे उतारेगी। तो मतलब 5 बजे ही यहाँ से बस निकलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश से तो आपको फिर 12 बजे तक की आराम से बस मिल जाती है। नहीं, 12 बजे भी वहाँ बसें चलती हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बसें यात्रा के लिए चलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे हेलीकॉप्टर से जाना है, क्या मुझे फाटक के लिए बस मिलेगी? यस, जो आपकी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस चलती है उसी से आप फाटा भी जा सकते हैं, यानी रास्ते में ही पड़ता है फाटा, तो आप रास्ते में उतर जाना। उससे आई थिंक 15 किलोमीटर पहले आप गूगल कर सकते हैं, 15 किलोमीटर पहले ही फाटा पड़ता है। उसके बाद फिर आपका शीर्षी आएगा और देन आपका सोनप्रयाग आएगा, तो आप उसी बस से फाटा भी जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मैं हरिद्वार का कार या बस की बुकिंग कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हैं। अगर आप एक दिन पहले आते हैं तो आप अगले दिन की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम डे चाहेंगे तो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है और हो सकता है आपको रेट भी वहाँ ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि मजबूरी में हर कोई किसी न किसी का फ़ायदा ही उठाता है। तो आप कोशिश करिए अपनी बुकिंग एडवांस में कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मैं ऋषिकेश जाकर कार या बस की बुकिंग कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। वहाँ से कंटिन्यू बसें और कारें जाती रहती हैं, लेकिन वो भी एक टाइम फिक्स है 12 या 1 बजे तक दोपहर के, उसके बाद वो भी नहीं जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मैं हेलीकॉप्टर की टिकट वहीं जाके बुक कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो। अगर देखिए भीड़ कम है तो आपको वहाँ टिकट मिल सकता है, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको टिकट नहीं मिल सकता। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं जब अक्टूबर में जाता हूँ तो वहाँ जो हेलीकॉप्टर वाले ना सड़कों पे ऐसे घूमते हैं, जैसे टेम्पो वाले होते हैं कि भाई आ जाओ हमारे हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, कुछ इस तरह घूमते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ लॉकडाउन से पहले की। अब की सिचुएशन मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है अक्टूबर में भी भीड़ होने वाली है। तो आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मैं एक साइड की हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो, लेकिन ये टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती। इसके लिए आपको वहीं जाके बुकिंग करना होगा। जो भी आपको ये बोले भाई मैं आपको ऑनलाइन करके दूंगा, वो आपके साथ 110% फ्रॉड करेगा। तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना। अगर आपको वन साइड की बुकिंग करनी है तो आप वहीं जाके टिकट बुक करना। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर में हेलीकॉप्टर से गया था तो मैंने फिर वहीं जाके अपना टिकट बुक की थी। मुझे टिकट मिल गया था, मैं वहाँ 12 बजे पहुंचा था। तो जो मुझे टाइमिंग मिला था शाम को 5 बजे फिर मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर बिठाया गया। यानी अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आपके चांस ज़्यादा होता है टिकट मिलने के। अगर आप लेट पहुँचेंगे तो आपके चांस टिकट मिलने के कम होते हैं। और अगर मैं बात करूँ मई और जून की, तो उसमें तो आप मान के चलिए वहाँ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो वहाँ आपको टिकट आराम से मिल सकता है, अगर भीड़ कम है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के बाद हमें कितना टाइम दिया जाता है दर्शन के लिए? तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। जब आप टिकट निकालते तो उसमें भी देखिए टाइमिंग मेंशन होता है, जिसमें लिखा होता है कि कम से कम 3 घंटे का टाइम ये लोग आपको देते हैं दर्शन करने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं अगर 3 घंटे में दर्शन नहीं हुए तो क्या होगा? तो भाई आपका टिकट वो कैंसिल कर देंगे और जो आपका पैसा है वो सबका सब डूब जाएगा। 3 घंटे बहुत होते हैं,
क्योंकि जो हेलीपैड से मंदिर की दूरी है 500 मीटर की दूरी पे ही है। आप चाहें तो किसी पंडित को पैसा दे के VIP दर्शन भी कर सकते हैं, वहाँ आपको फिर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 3 घंटे में आपके दर्शन आराम से होते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हेलीकॉप्टर वालों को भी पता होता है कि हाँ भाई भीड़ ज़्यादा हो रही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम वो दे देते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप सुबह जा रहे हो शाम को आ रहे हो, उसमें वो आपको कोई छूट नहीं देने वाले। अगर ऐसा हो गया फिर तो सब केदारनाथ जाके बैठ जाएंगे, बहाना बना लेंगे भाई हमको तो दर्शन ही नहीं हुए। तो हेलीकॉप्टर वालों के अपने खुद के नियम है, तो आपको उन्हीं के नियम के अनुसार चलना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे साथ 1 साल का बच्चा है, क्या मैं उसे केदारनाथ ले जा सकता हूँ? यस, ले जा सकते हो। पूरी केयर आपको ही करनी होगी क्योंकि माइनस में वहाँ टेम्परेचर होता है। तो जो भी है सोच समझ के आप अपने बच्चे को साथ रखिए। ले जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फिर दिक्कत आप ही को झेलनी पड़ेगी और साथ में आपके बच्चे को झेलनी पड़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या 1 साल के बच्चे का भी हेलीकॉप्टर टिकट बनता है? नहीं, ना 1 साल के बच्चे का टिकट बनेगा, ना 2 साल के बच्चे का टिकट बनेगा। अगर 2 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसका टिकट बनेगा, और जब आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो वहाँ उसे मेंशन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हेलीकॉप्टर टिकट के प्राइस के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? यस, लगता है। अगर आपका वेट 80 किलो से ऊपर है, 80 किलो से ऊपर का आपका वेट है, तो पर केजी आपको 150 रुपये पे करने होंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका वेट करते हैं कि आपका वेट कितना है। उसके बाद जो भी आपका 80 किलो से ऊपर का वेट एक्स्ट्रा निकलेगा उसके हिसाब से वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, और ये चीज़ आपके टिकट में भी मेंशन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे पैदल यात्रा करनी है तो मुझे कहाँ रुकना होगा? तो देखिए, जो पैदल यात्रा करते हैं वो अधिकतर तो वैसे सोनप्रयाग ही रुकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा आप गौरीकुंड स्टे करिए, क्योंकि जो पैदल यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड ही होती है। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं गौरीकुंड स्टे करता हूँ, सोनप्रयाग नहीं रुकता, क्योंकि सोनप्रयाग रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करने वाली बात है। आपको अगले दिन गौरीकुंड जाना होता है तो आप गौरीकुंड पे ही स्टे करिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके और आप सही टाइम पर केदारनाथ धाम पहुँच सको। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरीकुंड जाने के लिए मुझे बस कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, गौरीकुंड जाने के लिए आपको कोई बस की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोनप्रयाग तक जाएंगे तो वहीं से फिर इनकी प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, जो कि आपका 30 से 40 रुपये चार्ज लेती है। अब मैंने सुना है 2022 में 50 रुपये चार्ज उन्होंने कर दिया है। जब मैं जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा, मुझे जाना है अक्टूबर के महीने में। तो फिलहाल वहाँ आपका 30 से 40 रुपये का चार्ज लगेगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए। वहाँ की प्राइवेट गाड़ियों के थ्रू आप जा सकते हैं। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 4 किलोमीटर दूर है, तो 5 से 10 मिनट आप आराम से पहुँच जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या गौरीकुंड में रूम की बुकिंग एडवांस में करनी होगी और गौरीकुंड में रूम का प्राइस क्या है? देखिए, अगर आप मई और जून में जा रहे हैं तो आपको हर बुकिंग एडवांस में करनी होगी, क्योंकि भीड़ बहुत भयंकर होती है। लेकिन आपका प्लान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का बन रहा है तो फिर आपको किसी तरह की एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं है। जो GMVN है उसमें लिमिटेड टिकट होते हैं, लिमिटेड रूम होते हैं, तो वो पहले बुक हो जाते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी धर्मशाला हैं जहाँ आपको रूम मिल जाएगा, और रूम का प्राइस आपका 300 रुपये से स्टार्ट होता है। 300 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक जाता है, इससे ऊपर का रूम वहाँ नहीं है। हालांकि भीड़ का फ़ायदा उठा के अगर वो 2-3 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये लेते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जब भी गया हूँ वहाँ से 300 से 500 रुपये इससे ज़्यादा मैंने वहाँ पे नहीं किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी क्या है? देखिए, वहाँ जगह जगह आपको बोर्ड मिलेंगे जिसमें कुछ लिखा होता है, जिसमें कुछ लिखा होता है, लेकिन मैं पैदल जाता हूँ तो गौरीकुंड से मैंने केदारनाथ की दूरी अपनी वॉच के माध्यम से, जो स्मार्ट वॉच में पहनता हूँ उसके माध्यम से नापी है। तो जहाँ आपकी ट्रैकिंग ख़त्म होती है लगभग 17 किलोमीटर है वो, और उसके बाद फिर आगे आपका 2 किलोमीटर मंदिर है, मतलब मंदिर तक टोटल आपका 19 किलोमीटर है। वैसे 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे हैं। ये मेरी खुद की, जो मैंने वहाँ जाके खुद ट्रैक किया है, खुद उसको मैंने मापा है, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ। बाकी तो वहाँ पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। आप रास्ते में जाएंगे लिखा होगा 3 किलोमीटर आगे, लेकिन पता लगा 6 किलोमीटर आगे, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। लेकिन जो मैंने वहाँ अपने तरीके से वहाँ वॉच के माध्यम से मापा है, मैं आपको उसके माध्यम से बता रहा हूँ। लगभग 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है गौरीकुंड से केदारनाथ का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जाने में कितना टाइम लग जाता है? तो फिर से मैं आपको अपना ही बताऊँगा, क्योंकि मैं जाता हूँ इसलिए मैं आपको अपना ही बताने वाला हूँ। मैं 4 बजे चढ़ाई शुरू करता हूँ गौरीकुंड से, यानी 4 बजे हम रूम छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम 2 से 3 बजे, दोपहर को 2 से 3 बजे हम अपना केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। हम बहुत आराम से चलते हैं, खाते पीते हुए चलते हैं। रास्ते में बहुत आपको खाने पीने की दुकानें मिलेगी। हम लोग तो खैर मैगी खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हम लोग। तो लगभग इतना टाइम आपको लग जाता है, यानी 9 से
11 घंटे तक आपको लगने वाले हैं पैदल मार्ग में। अगर आप देखिए कोई शॉर्टकट मारते तो आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं विदाउट शॉर्टकट जाता हूं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारता, जो नॉर्मल रास्ता बना हुआ हो मैं उसी रोड पे जाता हूँ। बाकी काफ़ी लोग होते हैं जो शॉर्टकट मारते हुए जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई हमको तो केदारनाथ रुकना होता तो हमको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं होती, तसल्ली से पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते हैं और आराम से वहाँ फिर दर्शन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ पहुँचने के बाद क्या हमें मंदिर के पास रूम मिल जाएगा? देखिए मंदिर के पास रूम मिल तो सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल बराबर में आप सोचे भाई बिल्कुल बराबर में जो एक बिल्डिंग सी बनी है वहाँ हमको रूम मिल जाए तो वहाँ नहीं मिलेगा। उसके पीछे की साइड में काफ़ी सारी धर्मशाला है, वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये भी तब मिलेगा जब आप वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। बाकी केदारनाथ मंदिर के पास सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ काफ़ी सारी धर्मशालाएं बनी हुई है जहाँ आप आराम से रूम ले सकते हो। मैं हर साल जाता हूँ तो हर साल में अलग अलग जगह रुकता हूँ, किसी भी साल में कोई फिक्स जगह मुझे वहाँ है नहीं कि मैं हर साल एक ही जगह रुकता हूँ, यानी हर साल मुझे अलग अलग जगह रूम मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या केदारनाथ में रूम की बुकिंग एडवांस में करनी होगी और केदारनाथ में कितने रुपए में रूम मिल जाता है? देखिए केदारनाथ में जो रूम की बुकिंग है वो GMVN की होती है, जो कि आपका हेलीपैड के पास में है, स्वर्गवाहिनी नाम है उसका। और उसकी जो बुकिंग है ना वो आपका मई में फुल हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड रूम होते हैं, उनके ज़्यादा रूम भी नहीं होते। लेकिन वहाँ और भी धर्मशालाएं हैं और भी वहाँ ऐसे छोटे छोटे होम टाइप के बने हुए और भी वहाँ पंडितों की धर्मशाला बनी हुई जहाँ आप वहीं जाके रूम ले सकते हैं। वो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं। आजकल तो हर कोई यही बोलता है सर हम ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, कोई बता दीजिए, किसी का नंबर दे दीजिए। अरे भाई उनका कोई नंबर नहीं होता, वो किसी को नंबर नहीं देते। उनके पास कोई कस्टमर की कमी नहीं है कि आप फ़ोन करेंगे आपकी बुकिंग वहाँ रखेंगे और जो उनके कस्टमर खड़े उन्हें मना कर देंगे। वहाँ जो आता है उनको रूम मिलता है, तो आप वहीं जाके अपना रूम बुक करिए। लेकिन अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो फिर आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको फरवरी में ही बुकिंग कर लेना है, क्योंकि आप सोचो कि भाई मैं जून में जाऊंगा और मई में बुकिंग कर लूँगा तो पॉसिबल नहीं होगा। बाकी आप GMVN की जो टेंट है वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन वो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मंदिर तक जाने में लगेगा। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं मंदिर के पास ही कोई भी धर्मशाला मिल जाती है वहीं में रुक जाता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर मैं लेट नाइट केदारनाथ पहुंचूंगा तो क्या मुझे रूम मिल जाएगा? मिल तो जाएगा, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि उस समय आपकी मजबूरी होगी रूम में रुकना। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप अपनी यात्रा अगर पैदल भी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। 4 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप सही टाइम पे केदारनाथ धाम पहुंच सको और आपको आराम से रूम मिल सके। मैं देखिए जब भी जाता हूं तो मैं 4 बजे के आसपास रूम छोड़ देता हूं। मुझे पता है भाई मुझे इतना टाइम लगना है और मुझे ऊपर जाके आराम करना है। अगर आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग में आराम करने की सोचेंगे तो फिर तो आप भूल जाइए कि आपको वहाँ सही प्राइस में रूम मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी केदारनाथ धाम पहुंचने की। अगर आप 1 बजे भी केदारनाथ धाम पहुंच गए ना फिर तो आपको बहुत आराम से रूम मिल जाएगा, वो भी बहुत कम प्राइस में। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम में मंदिर कितने बजे खुलता है? तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि जब कपाट स्टार्टिंग मई में खुलते हैं और अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो 3 बजे मंदिर खोल देते हैं। तो भीड़ देख के ये लोग मंदिर का टाइम डिसाइड करते हैं। वैसे जब मैं जाता हूँ अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर के महीने में 6 बजे मंदिर लोगों के लिए खुलता है और मैं 4 बजे जाके लाइन में लग जाता हूँ। तो जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले दर्शन मुझे होते हैं। अगर मुझे कोई पंडित मिल गया जो कम प्राइस में हमको दर्शन करा दे तो उसके साथ जाके मैं VIP दर्शन कर लेता हूँ पीछे की साइड जाके, और तसल्ली से हमको आराम से फ्री हो जाते हैं। हम 6-7 बजे तक फ्री होता है, उसके बाद हम नीचे अपना सोनप्रयाग आ जाते हैं। तो जो मंदिर के कपाट हैं आप ये मान के चलिए अगर भीड़ ज़्यादा है तो 3 बजे 4 बजे भी खोल देते हैं, वरना जैसे आपका अक्टूबर का महीना हो गया उसमें भीड़ कम होती है, या जो बारिश का सीजन होता है उसमें भीड़ कम होती है, तब ये कपाट 6 बजे खोलते हैं मंदिर के कपाट है। बाकी अन्य जो पूजा है वो VIP पूजा चलती जाती है, वो सुबह 3 बजे से VIP पूजा चलती जाती है। जो लोग VIP पूजा बुकिंग करते हैं उनकी पूजा पीछे वाली गेट से चलती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मैं केदारनाथ धाम मंदिर में VIP पूजा ऑनलाइन बुक कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। मैंने इसका पूरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है और मैंने ऑनलाइन पूजा बुक कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया हुआ है। आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने सभी वीडियो के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दे दिया है। अब देखिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है अब तक इसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी हर साल जब तक मैं हूँ तब तक मैं केदारनाथ धाम की वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा, ताकि आप हर साल अपनी यात्रा बहुत सही तरीके से कर सको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर और अक्टूबर में केदारनाथ धाम में भीड़ कैसी रहती है? देखिए, मैं जब भी जाता हूँ अक्टूबर में जाता हूँ, तो नवंबर अक्टूबर में भीड़ कम रहती है, लेकिन अब 2022 चल रहा है, इस बार मुझे लग रहा है कि भीड़ होने वाली है, जिस हिसाब से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। हालांकि इतनी भीड़ तो नहीं होगी मई जून जैसी, लेकिन भीड़ होगी और आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं होंगे। और अब की बारी तो इन्होंने गर्भगृह के कपाट भी खोल दिए, क्योंकि मई जून में गर्भगृह के कपाट बंद कर देते हैं, तो आपको नवंबर और अक्टूबर में भीड़ कम मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। मई और जून में तो गर्भगृह भी बंद कर दिया जाता है भीड़ की वजह से, लेकिन आप नवंबर अक्टूबर में दर्शन कर सकते हैं गर्भगृह के, और भीड़ भी आपको कम मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम के कपाट कब बंद होते हैं? तो जो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं वो हर साल भाई दूज यानी भैया दूज को बंद होते हैं, जो कि दिवाली के अगले से अगले दिन आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ जा सकते हैं? मेरे पास देखिए बहुत सारी कॉल आती है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वहाँ जाना चाहते हैं। उनको पता है भगवान से मतलब ही नहीं है, उनको बस एंजॉय करना है, वीडियो बनानी है और अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को देनी है और यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड करनी है। अरे भैया, जब तुम्हें दर्शन करने ही है तो जब धाम खुलते हैं वहाँ दर्शन करिए ना। ये थोड़ी ना जब कपाट बंद हो जाएंगे तब आप लोग जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता है, परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशल आर्मी से, तब जाके वहाँ आप जा सकते हैं, वरना आर्मी का कब्जा वहाँ रहता है। और बाकी जो काम वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर, मजदूर वगैरह होते हैं, वो होते हैं कुछ साधु संत होते हैं, बाकी हम नॉर्मल लोग वहाँ नहीं जा सकते। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग से हरिद्वार की बस कितने बजे मिलती है? तो देखिए, आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली, आप केदारनाथ से सोनप्रयाग आ गए, तो सोनप्रयाग से, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, हम केदारनाथ से सोनप्रयाग लगभग 2 बजे के, दोपहर के 2 बजे उतर आए थे। और उस टाइम पे वहाँ बस खड़ी थी हरिद्वार के लिए, यानी अगर मैं उस टाइम बस में बैठता तो लेट नाइट लगभग 11 बजे के आसपास मैं हरिद्वार पहुँच सकता था। तो अगर देखिए भीड़ है तो आपको बस उसी टाइम मिल जाएगी, अगर आप 1 या 2 बजे के आसपास सोनप्रयाग उतर गए। वरना सोनप्रयाग से जो हरिद्वार की बस चलती है सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकलती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हरिद्वार से 5 बजे निकलती है। तो उसकी बुकिंग भी आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप सोनप्रयाग में इनका काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हर अपडेट मुझे कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपडेट देने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप केवल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट चाहिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है जो कि मेरे व्हाट्सएप पे भी है, जो कि एक नॉर्मल कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं और मुझसे हर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ, ताकि आपको हर अपडेट टाइम पे मिले और आप अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आपको अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया हो, तो आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करिए या मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।